नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं जुड़े हुए पंकज प्रसून जी हैं लखनऊ से और सतीश कुमार गुप्ता जी हैं इलाहाबाद से, जो कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे सर का। तो मैं सतीश कुमार गुप्ता जी के पास जाती हूँ और आप सर उनके बारे में बता दीजिए इंट्रोडक्शन। जी सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जन मीडिया टीवी के सभी दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत। आज हमारे इस मीडिया के पैनल में हास्य व्यंग के एक सशक्त हस्ताक्षर श्री पंकज प्रसून जी हैं, जो केवल लखनऊ के जरूर निवासी हैं, लेकिन यह एक राष्ट्रीय स्तर के हास्य व्यंग के एक अच्छे काव्य जगत के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपकी कविताओं और आपके व्यंग से जनमानस को हमेशा कुछ न कुछ नया संदेश प्राप्त होता है। सामाजिक कुरीतियों पर, समाज की विविधताओं पर, समाज के अनेक समस्याओं पर भी आपके व्यंग, आपकी लेखनी हमेशा कुछ न कुछ नया देती है, जिसकी जनमानस को एक नया संदेश प्राप्त होता है। और आज बड़ा सौभाग्य है जन मीडिया टीवी का कि प्रयाग, जहाँ पाठी निराला जी की धरती है, जहाँ महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ अस्त जैसे महान सशक्त हस्ताक्षर काव्य जगत के जिन्होंने जन्म लिया और उनकी रचनाओं से पूरे राष्ट्र को एक नया संदेश प्राप्त हुआ, ऐसी पावन भूमि पर हमारे पंकज प्रसून जी हमारी जन मीडिया टीवी से जुड़ रहे हैं। उनका जन मीडिया टीवी के इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है और हमारे जनमानस को पंकज प्रसून जी अपनी हास्य रचना से जो संदेश देना चाहते हैं, हम उनका बार बार अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आज आपके साथ में हूँ, जन मीडिया टीवी के साथ में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हास्य व्यंग का कवि हूँ और मुझे लगता है कि ये जो अल्टरनेटिव मीडिया है ये बहुत बड़ा काम कर रही है और ये जो सच्ची बातें हैं ये जनता तक यही मीडिया ला रही है और बड़े कम संसाधनों में और बिना ग्लैमर के जो सच्ची खबरें होती हैं वो जनता तक ये ऐसे चैनल्स लेके आ रहे हैं। जन मीडिया टीवी उन्हीं कुछ चुनिंदा चैनल्स में से एक है। तो मैं आपको, सुजाता जी को, जो भी जुड़े लोग हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मीडिया की स्थिति बहुत ही बुरी है आज के दौर में और कहीं ना कहीं बहुत सारे, मुझे लग रहा है उसके कारण है, ऐड भी लेने होते हैं सरकार से, तो सरकार की आलोचना कैसे करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम जो वो हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया है, मैं बड़ा संतुष्ट रहता हूँ उससे। एक छोटा सा व्यंग मैं आपको सुना देता हूँ। मैं व्यंग लिखता हूँ और मंचों पे व्यंग लेकर के ही जाता हूँ। आपने जैसा कहा कि कुछ कविताओं के माध्यम से, तो मैं एक चैनल में हूँ और क्यों ना हम उस मीडिया की बात करें जो सच्चाई से दूर रहता है। एक व्यंग सुनिए छोटा सा। मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? वो बोला, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। इस स्थिति को हमारा मीडिया प्राप्त हो रहा है, तो मीडिया पे बात होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्राइम टाइम आते हैं
देश की जनता के दिमाग को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा काम ये प्राइम टाइम वाले शो कर रहे हैं। जैसे कभी टीवी में ऐड चला कर, टीवी में जब कभी कोई फिल्म का दृश्य आता था और जो हीरो होता था या विलन जब सिगरेट पीता था तो नीचे एक वैधानिक चेतावनी लिख के आती थी कि सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैसे ही जब ये प्राइम टाइम आए तो नीचे एक वैधानिक चेतावनी लिख के आनी चाहिए कि ये प्राइम टाइम डिबेट देखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। ये लिख करके ये भेजना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी खाइयां इस डिबेट से आ रही हैं, जो आज डिबेट चैनल्स पे हो रही हैं। उसमें मुद्दा क्या रहता है और डिबेट क्या होने लगती है। हमारे संपत सरल जी ने बड़ा अच्छा एक लाइन में व्यंग लिखा था कि बात तो हो रही थी सीमा रेखा को लेकर के, लेकिन डिबेट सीमा रेखा को लेकर के शुरू होती है और सीमा और रेखा के बीच में उलझ जाती है। कहाँ मुद्दा कहाँ चला जाता है, बात क्या क्या होने लगती है, आपस में वो लड़ने लगते हैं। अभी जब बजट आया, ज्यादा दिन नहीं हुआ, बजट आया, शेयर बाजार गिरा, बहुत निवेशकों के पैसे डूबे। क्या मिलता है आम आदमी को, सुनिएगा। और मीडिया पे एक और तंज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को रिबेट। गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को रिबेट। मिडिल क्लास तुम टीवी देखो, तुमको मिली डिबेट। मिडिल क्लास को यही हासिल होता है और कुछ नहीं मिलता है। तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ और मेरे पास बोलने के लिए हमेशा बहुत सारी बातें रहती हैं। समसामयिक विषयों पे मैं लगातार लिखता रहता हूँ, कॉलम भी लिखता हूँ अखबारों में और टीवी चैनल्स के माध्यम से भी मैं अपने व्यंगों को प्रस्तुत करता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जो ये व्यंग विधा है ये बड़ी जरूरी है और व्यंग हमेशा और हमेशा शोषित पे नहीं होता है, शोषक पे होता है। सत्ता के विरुद्ध खड़े होने का साहस व्यंग्यकार करता है और व्यंग्यकार बनना बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। कहीं कहीं आपको उसका कष्ट भी आपको सहन करना पड़ता है, आपको बहुत सारे विद्रोह भी झेलने होते हैं, आपको खुद का विरोध भी आपको झेलना होता है। ऐसी परिस्थितियों में आपको डट करके लिखनी रहती है कविता। हरशंकर परसाई जी बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, उनकी टांग तोड़ दी थी। उन्होंने एक व्यंग लिखा था जबलपुर में, वहां उनकी टांग तोड़ दी गई थी। व्यंग लिखने के बड़े संकट भी हैं। एक लाइन का एक व्यंग में सुजाता जी आपको सुना देता हूँ और उसके बाद मुझे लग रहा है कि विदा ले लेना चाहिए। आज की राजनीति का सबसे बड़ा सच, जब कोई पार्टी सत्ता पक्ष में होती है तो उसका मिजाज बदल जाता है। वही पार्टी जो विपक्ष में आ जाती है तो मिजाज एकदम बदल जाता है। तो सच जो ये विपक्ष और पक्ष की जो लड़ाई है उसको हम एक लाइन में कैसे कह सकते हैं कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। आंखों का पानी मर जाता है। यही सबसे बड़ा सच है। कैसे सुर बदल जाते हैं। विपक्ष में हम जिन चीजों को लेके आवाज उठाते रहते हैं, तो जब सत्ता पक्ष में आते हैं उन्हीं चीजों को हम प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तो मैं आपकी टीवी भी बहुत थोड़ी देर के लिए आया और जो कुछ भी मैं थोड़ी देर में सुना सकता था मैंने आपको सुना दिया। 4 पंक्तियां आपको दे करके जाना चाहता हूँ। क्या बतलाऊं, प्रयागराज की धरती पे हूँ तो क्या बतलाऊं, इस धरती पर कैसा लगता है। क्या बतलाऊं, इस धरती पर कैसा लगता है। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर ऊंचे और मीनारें चाहे जैसी हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। तो सब यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। जन मीडिया टीवी जन सरोकार के मुद्दे हमेशा उठाता रहे, उनको जनता के बीच लाता रहे और कुछ समाज को बदलने का काम करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
एक मिनट, मैं ये मतलब जानना चाहूंगी, जैसे आप हास्य कलाकार हैं और आपने मतलब इस क्षेत्र में काफी काम किया हुआ है, तो जैसे आपके जो अभी जो मैंने कविताएं सुनी उसमें जो भी चीजें आपने डाली है, जैसे जो चीजें हमें दिखाई दे रही है वही सारी चीजें आपने बोली है, और बहुत ही खूबसूरती से जो लफ्जों का प्रयोग किया है आपने, जो शब्दों का प्रयोग किया है वो भी काफी मतलब श्रेष्ठ थे। तो ऐसे में मतलब एक जो आपने लाइन बोली हुई थी कि जब कोई हास्य मतलब व्यंग्यकार होता है तो सामने जब वो सारी चीजें बोलते हैं तो उनके ऊपर काफी सारे मतलब काफी चीजें उन्हें फेस भी करनी पड़ती है, समस्याएं। तो ऐसा क्या आपके साथ भी कभी हुआ है कि आपने कुछ मतलब समस्याएं फेस की हो, ऐसे कोई आपने कविता लिखी हो जिसके कारण आपके ऊपर कुछ समस्याएं आ गई हो, ऐसा? देखिए वो ऐसा होता रहता है और इसके पीछे हम उनकी समझ को दोष देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि सरकार चोर है, ठीक है, लोग आ गए भाई, आपने ऐसे कैसे कह दिया सरकार चोर? हमने कहा देखिए मैंने भारत की सरकार को थोड़े कहा है, मैं तो वहाँ अर्जेंटीना की सरकार को कहा है। तो उसने कहा कि अच्छा, जैसे मुझे मालूम नहीं कि कहाँ की सरकार चोर है। तो ये व्यंग होता है ना? अब वो कि कौन किस तरीके से ले रहा है उसको, तो ये डिपेंड करता है। और सोशल मीडिया है ही ट्रोल करने के लिए। ट्रोल बिरादरी का जो सबसे बड़ा अस्तबल है वो सोशल मीडिया है। वहाँ पे किसी को भी आप ट्रोल करने का आपका पूरा अधिकार है, लोग करते भी हैं, लोग होते रहते हैं। कभी कोई कविता आई और कुछ लोगों को एक तबके को पसंद आई, उसने खूब शेयर किया, दूसरे तबके को पसंद नहीं आई, उसने गालियां देना शुरू किया। ये लगा रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी व्यंग्य को समझने वाले बहुत अच्छे लोग हैं और उससे वो परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं कि हाँ ठीक है, व्यंग्यकार का तो काम ही है और हम उसको नेगेटिव ना लेके हम उसको पॉजिटिव लें, कोई तो होना चाहिए आईना दिखाने वाला। तो हम आईने में देख रहे हैं, वो जो सच्चाई है वो आईने में हमें दिख रही है। तो उसको वो लोग भी मिले जो सुन करके प्रभावित होकर के और बदलाव का निर्णय भी ले लेते हैं। वैसे भी लोग मिलते हैं कि जो बदलना नहीं चाहते हैं कहीं से भी, वो आक्रामक हो जाते हैं, वो कुछ और निर्णय ले लेते हैं। तो ये चलता रहा है और अभिव्यक्ति के संकट तो हमेशा रहे हैं। आज भी रहे हैं, आज के बहुत पहले भी रहे हैं। तो इमरजेंसी का उस समय याद करिए कि उस समय कितना बड़ा संकट था व्यक्ति को लेकर के। तो ये हमेशा रहा है और ये रहेगा। अब लेकिन जो सच्चाई का रास्ता होता है, वो साहित्यकार का वही रास्ता होता है। डगर बड़ी कठिन होती है, उसके डगर पे उसे चलना चाहिए। बहुत सारे हितों को किनारे भी रख देना पड़ता है। तो वो सब करना होता है और मुझे लग रहा है कि करना भी चाहिए। जी। साहित्य का जैसे आपने नाम लिया है, तो मतलब जब आप साहित्य से जुड़ते हैं तो हमारा जो मेन फोकस वगैरह होता है कि जो हमारे कलेक्शंस होते हैं वो एक पब्लिश हो जाए। तो सर आपकी भी कोई पब्लिकेशंस अभी तक हुई है किताबें? मैं समझ नहीं पा रहा, क्या कहा आपने? मतलब जो भी आपने जो अभी जैसे कविताएं आपने लिखी है, एक तो ये क्वेश्चन मेरा है कि सिर्फ मतलब जैसे मीडिया पे आपने बताया और इसके बाद फिर पॉलिटिक्स पे आपने जो हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखी है, इसके अलावा भी कोई मतलब इसके अलावा के एरियाज पे भी लिखते हैं, और मैंने क्या तो भी आपने पब्लिश करवाए? बहुत सारी मेरी 10 किताबें हैं और अमेज़न पे सारी उपलब्ध हैं। हास्य व्यंग्य हमने बहुत कुछ और भी लिखा है और मेरी तमाम कविताओं को मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी आवाज़ भी दी है। मेरी 8 कविताओं को उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्डिंग तो उसने सोशल मीडिया पे पब्लिश भी किया, अपने यूट्यूब चैनल पे डाला और उसमें मेरी एक बड़ी मशहूर कविता हुई जो जन-जन तक पहुँची, लड़कियाँ बड़ी लड़ाका होती हैं। वो कविता वुमेन्स डे पे उन्होंने पढ़ी थी टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क से अनुपम खेर जी ने, और पूरी दुनिया में वो कविता गई और उसके करीब 150 मिलियन व्यूज उस कविता को मिले और बहुत शेयर हुई वो कविता, बेतहाशा शेयर हुई। और एक मेरी कविता है माँ का बुना स्वेटर कभी छोटा नहीं पड़ता, उसको अनुपम खेर जी ने पढ़ा था और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने अपनी माँ की बुनी स्वेटर पहन करके और डीपी अपडेट की थी फेसबुक और व्हाट्सएप पे। मेरी एक कविता है स्कूटी चलाती लड़की, वो बड़ी पॉपुलर हुई। स्कूटी चलाती लड़की वो कैसे स्कूटी चलाती है और क्या उसके मन में चल रहा होता है, उस पे भी कविता थी।
मेरी नोटबंदी पे कविता बड़ी वायरल हुई। मेरी कोरोना को लेकर के कोरोना शायरी बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। कुमार विश्वास ने उसे शेयर किया अपनी फेसबुक उस पे फेसबुक पे शेयर किया, बाद में पता चला मेरी है, उन्होंने मेरा नाम भी मेंशन किया। तो हम सब कुछ लिखते रहते हैं, मैं कॉलम लिखता हूँ तो कई बार कॉलम की कविताएं सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट करता हूँ, तो जाहिर सी बात है जो अच्छी चीज होती है वो पब्लिक में चली ही जाती है। सोशल मीडिया इतना तेज है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी कैची चीज है तो बहुत आपको 2-3 घंटों में वो पूरे हिंदुस्तान के पास पहुंच जाती है। ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो मुझे लगता है कि उस ताकत का मैं प्रयोग भी करता हूँ। सोशल मीडिया पे मैं सक्रिय हूँ और जो भी कविताएं होती हैं मैं कवि सम्मेलनों में तो सुनाता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं खूब शेयर करता हूँ। इसकी वजह से जाती हैं कोई मेरी कविताएं कंगना रनावत, अनुपम खेर को मैंने बताया कि आशुतोष राणा और बहुत सारे फिल्मी अभिनेताओं ने पढ़ी है। तो ये मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ। और मेरी जब किताब आई लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं, तो अनुपम खेर जी ने मुझे मुंबई बुलाया और मेरे साथ डिनर उन्होंने किया। उसके बाद में राजभवन में मेरी किताब का विमोचन हुआ। हेमा मालिनी ने मेरी किताब का लोकार्पण किया। हेमा मालिनी थी उसमें और राज्यपाल कोश्यारी जी थे वहाँ के महाराष्ट्र के, और बड़े-बड़े फिल्मी अभिनेता जिनको मैं टीवी पे देखता था वो श्रोताओं में बैठे हुए थे और मैं कविताएं पढ़ रहा था। तो कविता बहुत कुछ करा सकती है, आपको बहुत नाम और शोहरत दिला सकती है। इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ, पब्लिक तक मैं खूब पहुंचा हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ और भी अच्छी कविताएं मैं लेकर के आऊँ, अच्छी कविताएं लिखूं। जी। सर जैसे आपने बताया कि एक तो ये जो लाइन आपने बोली है लड़कियां बहुत लड़ाका होती है, तो ये कविता भी मैं चाहूंगी कि आप इसके थोड़े से अंश हमें बताएं, लेकिन उससे पहले इसका मैं आपको छोटा सा अंश सुना देते। कहावत जी हमारे अवध में वो कहावत है ना कि जी हमारे अवध में कहावत है ना कि लड़कियां जो है बड़ी लड़ंका है, बड़ी लड़ाका है, जब से आई है लड़ी जल्दी जा रही है। वहां से उस विचार ने जन्म लिया कि हाँ यार लड़कियां लड़ाका तो होती हैं और वो कहाँ-कहाँ लड़ाई लड़ती हैं। ये उसका सेंट्रल आइडिया था। कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूँ कि मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। उसे लड़ना होता है तमाम अश्लील फप्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, आटों में सट कर बैठे किसी मनचले की फितरत से। उसे लड़ना होता है विडंबना वाले सच से, जाने कितनों के बैड टच से। वो अपने आप से भी लड़ती है, जात की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा यह दर्द सताता है कि 2 बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो स्वाभिमान का बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। ऐसे कविता चलती है और अंतिम की वो लाइनें मैं पढ़ देना चाहता हूँ। आखिर इतनी लंबी लड़ाई वो लड़ कैसे लेती है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। वो 9 महीने पेट के अंदर लड़ के आई है, पेट के अंदर लड़ के आई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़कियां ना बड़ी लड़ाका होती है। ये कविता थी जो खूब मशहूर हुई। मैंने छोटा सा अंश सुनाया था, कविता लंबी थी। तो इसी पे मेरी किताब भी आई और किताब भी खूब चर्चा में रही, खूब उसको लोग खरीदते हैं, पढ़ते हैं। अमेज़न पे अवेलेबल है। आप में से कोई चाहे तो ले सकते हैं उस किताब। हाँ जी, सुजाता जी। जैसे आपने बताया कि आपकी बुक्स अवेलेबल है, तो हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो भी अगर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मुझे जहाँ तक मैंने जब आपको कहा कि लड़कियां बहुत लड़ाका होती है, उसके बारे में आपसे पूछा, तो मुझे मेरे दिमाग में जो जनरेट हुआ है कि मतलब सारी चीजें पता नहीं क्या क्या निकल के आएंगी हम लोगों के बारे में, लेकिन हो गया अपोजिट। जी जी जी, यही इसकी खूबी है।
यही उस कविता की खूबी है। हाँ जी, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा ये कविता सुन के भी। और मेरा जो क्वेश्चन था ये था कि मतलब जब भी हम किसी मतलब फील्ड में जाते हैं, मतलब कोई प्रोफेशन चूज करते हैं, तो सबसे पहले हमारे आदर्श हमारे सामने, मतलब हम किसी को आदर्श लेके चलते हैं। तो इसमें मैं आपके आदर्श के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने ये प्रोफेशन कैसे चूज किया और आपके आदर्श क्या हैं? आदर्श, हमारे आदर्श मैं बताऊं, सबसे पहले मैंने जो सीखना शुरू किया, आदर्श समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जो हम हमारा कोई एक गुरु नहीं होता है, हम बहुत लोगों से ट्यूशन पढ़ते रहते हैं। क्योंकि आप किसी एक को आदर्श मान के आज के समय में नहीं चल सकते हैं। और मेरा अलग-अलग विधाओं में लेखन है, तो मैं सबसे पहले अपने गाँव के ही कवि से प्रभावित हुआ था, वो मेरे आदर्श हुआ करते थे। खूब तालियाँ बजती थी, है ना? तो कालिका मुंशी जी मेरे आदर्श हुआ करते थे। फिर मैं थोड़ा और आगे की यात्रा जब हमने की, तो मैं केपी सक्सेना मेरे आदर्श हुए, थोड़ा और पढ़ा तो श्रीनाथ सगु जी मेरे आदर्श हो गए। थोड़ा और आगे बढ़ा, शरद जोशी जी को पढ़ा तो शरद जोशी जी मेरे आदर्श हो गए, परसाई जी मेरे आदर्श हो गए। मैंने निराला जी को पढ़ा तो निराला जी मेरे ये आदर्श हो गए। तो मेरे बहुत सारे आदर्श हैं, मैं किसी एक का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। सभी से मैं सीखता हूँ, सभी से मैं जो है प्रेरणा लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और मतलब इस प्रोफेशन में आने का क्या कारण था? जी, प्रोफ़ेशन में आने का कोई कारण नहीं होता है, और जब किसी आपको प्रोफ़ेशन खुद अपनी दिशा में ले आता है। मुझे लगता है कि कविता खुद कवि को ढूँढती है। जी, कवि सही को कविता ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती है, और कवि को मंच ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं होती, मंच खुद कवि को ढूँढ के लाता है। और अगर आप लिख रहे हैं और मन से लिख रहे हैं और मेहनत से लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जन स्वीकार्यता मिलेगी और मिलती ही है। जी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। एक्चुअली अचानक से आपका इंटरव्यू का कंडक्ट हुआ है, और अभी मेरे पास भी इतने क्वेश्चंस नहीं है, बट मैं चाहूँगी कि एक बार और आपका इंटरव्यू हो और उसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस हो वो सारे रिजॉल्व हो यहाँ पे। और मैं आपसे एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगी जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, वो आपके कविताओं के माध्यम से देना चाहें, फिर जैसे जी, जी, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि मतलब ये एपिसोड हम यहाँ पे ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। आपका एक लास्ट मैसेज लेना चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अपना एक लास्ट मैसेज दे दें, वो अपनी कविताओं से देना चाहें या फिर आप अपने शब्दों में जो भी। जी जी, जी, आपके व्यूअर्स को मैंने पहले भी शुभकामना दी है, एक बार फिर से दे देता हूँ। और जी आपका चैनल देखते रहें, अच्छा चैनल है, जुड़े रहें और आपके चैनल को खूब लाइक और शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। और यही शुभकामनाएँ मैं दे सकता हूँ। सोशल मीडिया को यही सबसे बड़ी शुभकामनाएँ होती हैं। एक लाइन में शुभकामना फिर से दे देता हूँ। सुजाता जी का जो चैनल है, इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी नमस्कार। जा रहा है क्या? वो इंटरव्यू